हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी 12th में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी की दो सबसे महत्वपूर्ण कहानियों को। देखो स्टूडेंट, मेरा मूड कोई कहानी सुनाने का नहीं है कि आप सोचें सर आज कहानी सुनाएंगे आज नहीं पढ़ाएंगे। ये जो दोनों कहानियां हैं ये आपके हिंदी में हैं और आपके हिंदी में 5 नंबर की पूछी भी जाती हैं। तो आज हम आपका 5 नंबर कंप्लीट कराएंगे। कोई भी वीडियो हमारा निरर्थक नहीं होता है, कोई ना कोई मीनिंग उसका जरूर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे 12th हिंदी के पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी दोनों को एक ही वीडियो में। पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानी आज हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप हिंदी का पेपर उठाकर देखेंगे तो पिछले 7-8 साल से लगातार पंचलाइट और बहादुर कहानी आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। तो आज हम दोनों कहानियों का सारांश पढ़ेंगे सिर्फ एक वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए मेरे भाई कि आपका 5 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। कहानी भी बहुत मजेदार है। पंचलाइट जो कहानी है थोड़ी लव स्टोरी से रिलेटेड है और जो बहादुर कहानी है थोड़े अपनेपन से रिलेटेड है। तो दोनों को बहुत अच्छे से हम आज पढ़ेंगे। एक कहानी की तरह मैं आपको सुनाऊंगा जैसे दादी माँ आपकी कहानियां सुनाती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी को। अब पंचलाइट होता क्या है, यही है पंचलाइट। ठीक, पंचलाइट जो हम लोग पहले यूज करते थे लोग लालटेन, उसी को ये लोग पंचलाइट बोलते हैं। अब पंचलाइट कहानी, कोई भी कहानी होती है उसमें पात्र होते हैं। जैसे कहानी कई लोग होते हैं उसमें तभी तो मिलकर बनती है। तो इसमें 3 सबसे मेन किरदार हैं। एक है गोधन, इसको हम लोग मान सकते हैं भैया हीरो, जैसे आप मूवी देखते हैं ना तो हीरो होता है। और दूसरी है मुनरी, इसको मानते हैं ये है हीरोइन, इसको हम हीरोइन मानते हैं इस कहानी में। ठीक है, तो ये हीरो है ये हीरोइन है। हीरो और हीरोइन होंगे तो क्या होगा, दोनों में भैया होगा प्रेम। क्या होगा, जिसको लव बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से करते हैं प्यार। अब ये जो हमारी तीसरी है गुलरी काकी, देखो भैया ये पहले की कहानी है तो इसमें नाम भी थोड़ा अजीब है। गोधन अब कोई नाम नहीं रखेगा, अब के जमाने में खूब अच्छे अच्छे नाम है गोधन और मुनरी। लड़की की नाम अगर मुनरी रख दिया जाए मजा आएगा, नहीं आएगा ना। अब वही सही है, नेहा रीता गीता सीता, तो ये सही है। ये मुनरी है, ये गुलरी काकी है जो कि मुनरी की माँ है। इनकी मुनरी की माँ है गुलरी काकी। तो गोधन मुनरी से प्यार करता है भैया, सलीमा का गाना गाते हुए निकलता है, सनम रे मैं तेरा सनम हूं अरे। ठीक है, होता क्या है जब ये गाना गाकर निकलता है मुनरी को सेटिंग बनाने के चक्कर में, तो मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी, वो क्या करती है पंचायत वालों से शिकायत कर देती है। पहले सरदार होते थे, पंचायत वाले होते थे, ठीक है, उनसे शिकायत कर देती है कि गोधन हमारे घर के सामने से सलीमा का गाना गा के निकलता है मुनरी को पटाने के चक्कर में। तो होता क्या है, इस गोधन को गांव के पंचायत वाले बाहर निकाल देते हैं गांव से। अब गांव वाले लाते हैं पंचलाइट ले तो आते हैं लेकिन उसको जलाना कोई नहीं जानता। बाद में क्या होता है, गोधन को बुलाया जाता है, गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता है, जो पूरे गांव की इज्जत रख लेता है। बस कहानी में इतना ही तो है। अब हम कहानी लिखना कैसे है, ऐसे आप कॉपी चेक करने वाले को थोड़ी ना सुनाएंगे कि हाँ ये हीरो है ये हीरोइन है, दोनों में प्यार है, ये गुलरी काकी है, ऐसे कहानी नहीं सुनाएंगे, हमें लिखना होगा। तो चलो लिखना सीखते हैं। मतलब कहानी के पात्र आपको समझ में आ गए ना। आप देखो लिखते हैं, ये है पंचलाइट कहानी का सारांश। मैं आज आपको पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानी का सारांश बताऊंगा, उद्देश्य नहीं, मैं सारांश बताऊंगा। ठीक है, मतलब आखिर पंचलाइट कहानी है क्या, ध्यान से समझना। देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा है और ये एक आंचलिक कहानी है। मतलब ये गांव में जाकर उनके बीच रहकर उन्होंने कहानी को लिखा है। ऐसा नहीं कि एक होटल में बैठे आराम से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये लाइव कहानी है, एकदम सजीव। ठीक है, आगे देखिए।
कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब बिहार की एक कहानी है, बिहार का एक पिछड़ा गांव है जिसको पिछड़ा बोलते हैं ना, वो गांव है, उसका यहां पे चित्रण किया गया है। आगे देखो, ध्यान देना। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। इसी बिहार के गांव में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं। अशिक्षित का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड जिसको बोलते हैं। तो महतो टोली है, उसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंच लाइट बोलते हैं। और उन्होंने किया क्या, पूरे गांव वालों ने मिलकर सोचा कि यार चलो पंच लाइट खरीदा जाए। सबने मिलकर एक पंच लाइट खरीदा, जिसको एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो लोग पंच लाइट बोलते हैं। चित्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। आगे देखो, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब एक पंचलाइट को ये लोग सम्मान की चीज समझते हैं। यार मैं तो बहुत बड़ी चीज ले आया। जैसे आज के जमाने में अगर कोई आप बहुत अच्छी सी गाड़ी ले आए, BMW ले आए, फॉर्च्यूनर ले आए, तो लोग आप सोचेंगे यार मैं तो बहुत पावरफुल हो गया, मैं सम्मान की चीज हम समझेंगे। ये लोग एक पंचलाइट ले आए थे, लालटेन जिसको बोलते हैं, उसको ये लोग बहुत सम्मान की चीज समझते हैं, ठीक है। पहले लाइट वाइट ज्यादा नहीं होते थे तो लालटेन से काम चलाना पड़ता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, पहले फोन भी नहीं होते थे, अब तो बढ़िया फोन मिल गया है, उसी का टार्च जला लो या फिर फोन से अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ देखो आप। अब पहले फोन ऑन नहीं होते थे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, पंचलाइट को क्या होता है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जब पंचलाइट को महतो टोली वाले सभी लोग अपने गांव में लाते हैं तो पंचलाइट को देखने के लिए जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरत हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। यार अरे हमारे गांव में पंचलाइट आया है, चलो देखते हैं उसको, ठीक है। आगे देखो, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट को जलाना है, वो एक शुभ कार्य है, और सरदार जो है, गांव का जो मुखिया है, वो आदेश देता है कि पंचलाइट को जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। पूजा होना चाहिए कोई शुभ कार्य करने से पहले। जैसे हम लोग कोई बहुत अच्छी सी गाड़ी लेकर आएंगे तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। वैसे ही ये इनके लिए एक BMW ही समझो, ठीक है। आगे देखो, सभी उत्साहित हैं, सब बहुत खुश हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सब बहुत खुश हैं, लेकिन समस्या ये उठती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। ये तो कहानी का एक पहलू है, अभी लव स्टोरी की एंट्री होगी, ठीक है। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, और इस गांव के जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते। अब एंट्री होगी हमारे हीरो गोधन की। अब देखो, इसी गांव में देखो, ये तो था कि मतलब पंचलाइट उन्होंने लेकर आया, सम्मान की चीज समझा, वो जलाना नहीं जानते। अब देखो, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, गोधन नाम का एक यंग लड़का है आपकी तरह। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, और वो गांव की ही मुनरी नामक एक लड़की से प्यार करता है। लवेरिया वाली बीमारी, ठीक है। आगे देखो, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। और जब गोधन जो है मुनरी पर ट्राई मार रहा था, तो जो मुनरी की मां है गुलरी काकी, उन्होंने पंचायत वालों से शिकायत कर दी थी कि गोधन जो है हमारे घर के सामने से सलीमा का गाना गाते हुए निकलता है कि सनम रे मैं तेरा सनम हूं। अरे पहले गाना नहीं था, कुछ दूसरा गाना रहा होगा, लेकिन वो गाना गाकर निकलता है। वो सोचता है एक लड़की जो है गाना गाने से इंप्रेस हो जाएगी, ठीक, उसको ऐसा लगता है। देखो, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। और जब मुनरी की मां गुलरी ने पंचायत वालों से शिकायत कर दी, तो पंचायत वाले ने गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया। इज्जत का सवाल है, ठीक है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब जब उसको बाहर निकाल दिया गया, तो गांव वाले जब पंचलाइट लाए तो समस्या उठती है कि जलाएगा कौन। दूसरे गांव वाले मजा ले रहे हैं अलग से कि यार पंचलाइट ले आए, अगर नहीं जला पाए तो बहुत बेइज्जती होगी, दूसरे गांव वाले मजा लेंगे, ठीक है। तो अब समस्या होती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी को यह पता होता है कि गोधन ही एक ऐसा लड़का है हमारे गांव में जो पंचलाइट को जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है, और चतुराई से ये बात वो पंचायत वालों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब पंचायत वाले बेचारे
बहुत बुरे फंस गए। क्यों? क्योंकि अगर वो गोधन को नहीं बुलाते हैं तो दूसरे गांव वाले महतो टोली वालों का मजाक उड़ाएंगे कि तुम पंचलाइट लेकर आए, जला भी नहीं पाए। ठीक है, अगर वो बुलाते हैं तो भैया नियम कानून टूट जाएगा। तो देखो फिर पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। देखो अभी बीच में थोड़ी बहुत और कहानी चलती है, आप पूरी कहानी पढ़ेंगे बुक से तो पता चलेगा। यहां पे हमें उतना ही लिखना है जितना लिमिट हो। ठीक है, तो पंच गोधन को फिर से क्या करते हैं, जाति में ले लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो सोचते हैं यार हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर पंचलाइट नहीं जला तो क्या करेंगे, गोधन को बुलाना ही पड़ा। ठीक है, वो पंचलाइट को जला देता है, गोधन भी पंचलाइट को जला देता है। फिर होता क्या है, मुनरी की मां गुलरिका की प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। और देखो वो गुलरिका की जिन्होंने गोधन की शिकायत पंचायत वालों से की थी, अब जब पंचलाइट जला दिया गोधन ने तो वो इतनी खुश होती है कि वो गोधन को शाम के भोजन के लिए इनवाइट करती है। डिनर जिसको बोलते हैं, डिनर के लिए इनवाइट करती है, कुछ बना होगा स्पेशल। ठीक है, आगे देखो पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचायत वाले भी इतने खुश हो जाते हैं कि वो गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, कोई भी गाना गाओ। ठीक है, आगे देखो क्या है कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, ये कहानी बिल्कुल रियल है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस कहानी हमारी ये वाली हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी यहीं पर फिनिश होती है। इसमें कुछ था नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या होता है कि महतो टोली है बिहार में एक, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूं जैसा आपको सुनकर याद हो जाए। देखो बिहार में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं। वो रामनवमी के मेले में पंचलाइट लेकर आते हैं, पेट्रोमैक्स जिसको वो लोग पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, सब खूब खुशियां मनाते हैं, गांव के मर्द बच्चे सब इकट्ठा हो जाते हैं और सरदार भी कहता है भैया शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। फिर समस्या उठती है पंचलाइट जलाएगा कौन। उधर क्या होता है, पहले ही एक काम हो चुका था कि इसी गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का रहता था जो मुनरी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। अब मुनरी की माँ गोधन जो है, मुनरी की माँ जो है गुलरिका की, उन्होंने पंचायत से शिकायत की थी कि गोधन हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो पंचायत वालों ने गोधन को अपनी जाति से, अपने गांव से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में जब पता चला कि गोधन पंचलाइट जला सकता है तो पंचायत वालों ने सोचा कि गांव की इज्जत का सवाल है, गोधन को गांव में बुला लिया जाए। फिर गोधन को दोबारा गांव में बुला लिया जाता है, वो पंचलाइट जला देता है। गुलरिका की भी उसको शाम के भोजन के लिए, डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं और पंचायत वाले भी कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। बस हो गया, यही तो कहानी है। क्या है इसमें, सब बुलाना आना जाना प्यार सब हो गया, काम खत्म। चलो ये कहानी समझ में आ गई। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कहानी पे। ठीक है, जो हमारी दूसरी कहानी है हम लोग उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहानी देखते हैं क्या है। अब देखो स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट कहानी है ये है बहादुर कहानी। एक 12 से 13 साल का नेपाली लड़का या पहाड़ी लड़का है बहादुर। ये क्या होता है, अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर ये शहर चला आता है। इस कहानी के 3 मेन पात्र हैं, बहादुर, निर्मला और लेखक। लेखक जिसको इसने जिन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किसने लिखा है इसको। तो बहादुर जो है 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, पहाड़ी लड़का है, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। शहर में निर्मला नाम की एक महिला रहती है। ठीक है, उसको नौकर की जरूरत होती है क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखती है भैया सबके यहाँ नौकर हैं, सब उसका काम नौकर करते हैं, तो हमें भी नौकर चाहिए। तो बहादुर की मुलाकात इन्हीं से होती है। अब बहादुर इनके यहाँ काम करने लगता है। कुछ दिन तो ये खूब प्यार से कहती हैं बेटा बहादुर खा लो पी लो अच्छे से रहो, मतलब खूब प्यार करती हैं, प्यार की बरसात करती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इसके साथ कठोरता बरतने लगती हैं। धीरे धीरे इसके साथ मारपीट गाली गलौज सब करती हैं और चोरी का इल्जाम भी लगा देती हैं। अब बहादुर जो है मारते थे, जब ये पीटते थे तब तो
सह लेता था, लेकिन जब इस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया गया तो बहादुर घर छोड़कर चला गया। ये जो लेखक है ना, ये निर्मला के पति का इन्होंने रोल इसमें किया है, खुद को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो फिर घर छोड़कर चला जाता। बस इतनी सी कहानी है। चलो इसके सारांश को देखते हैं। बहादुर कहानी का सारांश मैं बताने जा रहा हूं। बहादुर, निर्मला, लेखक, 3 इसमें मुख्य किरदार हैं। देखो कहानी कैसे आपको सारांश लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कुछ ऐसे लिखना होता है। हेडिंग डालना बहादुर कहानी का सारांश। मैं सारांश ही बता रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। देखो इसको अमरकांत जी ने लिखा है। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब ये जो कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा एक नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा की गई दुर्व्यवहार की कहानी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते। आगे देखो कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। लेखक ने खुद को उस कहानी का पात्र बनाया है और पात्र बनाते हुए उन्होंने आत्मकथात्मक रूप से इस कहानी की रचना की है अपने से। अब देखो यहां से सारांश स्टार्ट होता है, आपको यह भी लिखना है, लेकिन मेन हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। देखो अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। मतलब अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर जुटाई गई शान एवं सुविधा को देखकर लेखक की पत्नी, देखो लेखक की पत्नी निर्मला, निर्मला के पति का रोल लेखक अमरकांत जी ने निभाया है, ठीक है। तो लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं एक नौकर रखना चाहती है कि हमें भी एक नौकर रखना चाहिए, ठीक है। वो भी चाहती है हमारा सारा काम नौकर करे, हम आराम से बैठें, खाएं, एंजॉय करें, ठीक है। ठीक, अब होता क्या है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, ठीक, नेपाल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर घर छोड़कर शहर चला आता है। तो बहादुर जो है एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है और निर्मला से उसकी मुलाकात होती है। बहादुर जो है निर्मला के यहां नौकरी करने लगता है। अब पहली चीज, सबसे पहली चीज जो बहादुर है, इसको अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर नहीं आना था, क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। भाई माता जी कितना भी दुर्व्यवहार करें, वो आपके बेनिफिट के लिए ही आपके साथ दुर्व्यवहार करते, मतलब आपको सुधारने के लिए ही उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा। किसी की माँ अपने बच्चे को बिना किसी गलती के नहीं मारेगी, नहीं पीटेगी, ठीक है, क्योंकि माँ माँ होती है, उसके लिए क्या बोले यारो, ठीक है। वो एक रोटी खाती है, हमें 2 देती है। तो यही चीज है कि वो सबसे पहली गलती उन्होंने की बहादुर ने, कि वो घर छोड़कर चला आया, क्योंकि सबकी माता जी थोड़ा बहुत बोलती हैं ताकि बच्चा हमारा सुधरा रहे, शरारती ना हो, ठीक है। आगे देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वही चीज कि निर्मला और उसके परिवार वाले बहादुर के साथ तो पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है। आगे देखो, बहादुर या वह घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बहादुर जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो घर का सारा काम भी करता है, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की जाती है, उसके साथ मारपीट तक की जाती है, ठीक है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। इसके बाद भी जब मन नहीं भरता तो झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसको अपमानित किया जाता है और उसको पीटा जाता है, ठीक है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। इतने सारी चीजें करेंगे, अगर इतनी सारी चीजें, गाली गलौज, मारपीट, झूठी चोरी का इल्जाम, तो भैया कोई भी होगा वो घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आपने मुझे खरीद नहीं रखा है, नौकरी पर रखा है, मुझे दूसरे मालिक मिल जाएंगे, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। अब क्या होता है कि निर्मला और उसके परिवार वाले सब बहादुर को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब काम करते नहीं थे, आराम करते थे, अब वो आराम के आदी हो चुके हैं, उनकी आदत बन गई है आराम करने की, ठीक है। आगे देखो,
ध्यान से देखना। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि यार काश मैंने ऐसा ना किया होता, वो अगर वापस आ जाए तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन एक लाइन आपने सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या, देखो, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बहादुर चला गया ना, वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो उसने तुम्हारी जो दुर्व्यवहार जो तुमने किया था उसको उसके दिल में वो लग गई है, ठीक है, वो नहीं आएगा वापस। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब इस कहानी में कुछ खास नहीं है, सारांश में कुछ भी खास नहीं है। मतलब बहादुर कहानी में जो है सिंपल सा है कि अमरकांत जी द्वारा ये लिखी गई है और ये मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ की गई अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। निर्मला जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को देखकर वो भी सोचती है क्यों ना एक नौकर रख लिया जाए। उधर बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के यहाँ वो नौकर पर रख लिया जाता है, नौकरी पर रख लिया जाता है। पहले तो निर्मला के परिवार वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहादुर के साथ कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर निर्मला के घर वाले उसको बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता और वो सोचते हैं उनके घर वाले निर्मला के कि अब अगर वो मिल गया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छे से प्यार करेंगे। लेकिन कहा गया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता की शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। बस इतनी सी कहानी है। तो ये था 12th हिंदी की 2 महत्वपूर्ण कहानी। देखो मैंने आपको दोनों कहानी का सारांश बता दिया है, ठीक है। एक होता है उद्देश्य, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट में लिख देना है उद्देश्य और इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमने दोनों कहानी को पढ़ लिया, इन दोनों को पढ़ने से ही आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी बचा है उसको हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।